Today we are doing chapter number 6, class 11 chemistry, equilibrium. Now students, what is equilibrium? Now equilibrium means equal. Equilibrium का मतलब क्या होता है? Equal. Now equal in the sense in concentration. Equal in the sense is the concentration. Means जब concentration of reactant equal हो जाए concentration of product. If the concentration of reactant is equal to the concentration of the product, then the system or any reaction is said to be in the equilibrium condition. Now, equilibrium are important in numerous biological and environmental processes. कि जो आपके बायोलॉजिकल यानी आपके लाइफ प्रोसेसेस और आपके एनवायरमेंटल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है. जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हीमोग्लोबिन के बीच में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल Hb, दिस इज योर Hb प्लस ऑक्सीजन is in equilibrium with HbO2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन. और ये इक्विलिब्रियम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें? ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू आवर मसल्स. इस इक्विलिब्रियम की वजह से ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लंग्स टू टिश्यू और टिश्यू टू लंग्स जो होती है वो ट्रांसफर हो रही है. और सिमिलर इक्विलिब्रियम हम इसमें किसमें देखते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच में. ठीक है. एंड दैट अकाउंट फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे आपका हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ वेरी टॉक्सिक इन नेचर. नाउ व्हेन ए लिक्विड evaporates in a closed container, clear? Now suppose we have the closed container. Now this one is the container in which water is present and this is the closed container. ठीक है. Now here when the liquid evaporate, अब liquid evaporate होएगा तो water converted into water vapor. वाटर किस में कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर में. तो वाटर वेपर में जब वो कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा तो जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी. तो सपोज ये सबसे अबव लेयर है, जो एनर्जी जिसने ज़्यादा गेन कर ली है अल्टीमेटली वो कहाँ जा रहा है? वेपर स्टेट में मूव कर रहा है. ना तो क्लोज कंटेनर में मॉलिक्यूल विद रिलेटिवली हाई काइनेटिक एनर्जी, जिस भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो लिक्विड की सरफेस से एस्केप मीन्स लिक्विड को छोड़ के वो कौन सी स्टेट में चला जाता है? वेपर फेस में. एंड द नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वेपर फेज स्ट्राइक द लिक्विड सरफेस. तो जब भी क्लोज कंटेनर में लिक्विड वेपर बन के जब ऊपर जाएगा तो वही वेपर फेस से लिक्विड को क्या करता है? लिक्विड की सरफेस पे स्ट्राइक करता है ना. और जब वो लिक्विड की सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है मीन्स जब वो इवेपोरेट होके जा रहा है तो इवेपोरेशन सरफेस से जब वो वॉल के कंटेनर से जो कंटेनर ऑफ द वॉल्स है उनको स्ट्राइक करेगा, एनर्जी कम होएगी और फिर वो वापस से बैक किस में करेगा? लिक्विड स्टेट में. नाउ हेयर द प्रोसेस इज कंडेंसेशन. यानी हेयर द इन क्लोज कंटेनर व्हेन यू बॉयल अ लिक्विड देयर टू प्रोसेस एंड द वन इज इवेपोरेशन एंड वन इज कंडेंसेशन. Now these two processes are in the equilibrium. Now how is it? कि vapor phase, liquid molecules from the vapor phase strike the liquid surface. जो liquid molecules होते हैं, जो liquid molecules from the vapor phase strike the liquid surface. जो लिक्विड वेपराइज होकर वेपर फेस में चले जाते हैं, अब वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या करते हैं? स्ट्राइक कर देते हैं. और किस पोजीशन में रहते हैं? लिक्विड फेस में. तो ये हमें कांस्टेंट वेपर प्रेशर देता है, क्योंकि किसी भी कंटेनर के ऊपर क्लोज कंटेनर में किसी भी लिक्विड को बॉईल करेंगे तो लिक्विड वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने ही लिक्विड के ऊपर. नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर? The pressure exerted by the vapors on liquids.
अपने ही लिक्विड के ऊपर, जब आप एक लिक्विड को बॉईल करेंगे तो वेपर स्टेट में जाएगा, और वेपर स्टेट में जाने के बाद अपने ही लिक्विड पे जब आप बॉईल करोगे ना, अपने ही लिक्विड पे जब वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो जैसे जैसे लिक्विड बॉईल होता है, इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होके कहाँ जाता है, वेपर फेस में। और जब वो वेपर फेस में जाता है तो वेपर फेस से अपने ही लिक्विड के ऊपर क्या लगाता है, वेपर प्रेशर। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट वेपर प्रेशर, बिकॉज ऑफ द, वो कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम, जो लिक्विड वेपर बन के वेपर फेस में गए थे, और वो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो वापस से वेपर फेस से किस में आए हैं, लिक्विड फेस में। तो विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग द लिक्विड इक्वल टू द नंबर ऑफ रिटर्निंग टू द लिक्विड फ्रॉम द वेपर, कि भाई कितने जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में गए थे, उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस से वेपर से लिक्विड फेस में आ रहे हैं। जब ये दोनों प्रोसेसेस इक्वल हो जाए तो उस स्टेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। नाउ दिस इज नॉट द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स स्टिल, नॉट मोशन, जो चीज़ मोशन में या मूव नहीं करेगी। तो इसका मतलब केमिकल इस कंडीशन में जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगी, कोई भी मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं जो केमिकल मूव नहीं करेंगे। नाउ दिस इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। आगे जब आप इस चैप्टर की कंटिन्यूशन करेंगे तो यू विल सी दिस इक्विलिब्रियम इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमें लगता है कि स्टैटिक है, बट मॉलिकुलर लेवल पे देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हलचल मच रही होती है। तो however this is not static equilibrium, there is a lot of activity, lot of activity किसमें, उस बाउंड्री के बीच में। कौन सी बाउंड्री, लिक्विड, और दिस इज द लिक्विड वन एंड दिस इज द वेपर वन। लिक्विड और वेपर की बाउंड्री के बीच में क्या होता है, बहुत अ लॉट ऑफ एक्टिविटी हैज टू बी अकर। दस, अब हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या देखा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू rate of condensation, rate of evaporation is equal to rate of condensation। तो जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी, सपोज हमने तो अभी वाटर को इवेपोरेट किया है ना, वाटर जब इवेपोरेट करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में था, जब आप उसको गैसियस स्टेट में लाएंगे और वेपर करेंगे तो वो कौन सी स्टेट में आएगा, गैसियस स्टेट में आएगा, क्योंकि लिक्विड वेपर फॉर्म में भी जा रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो वेपर से वापस किस फॉर्म में आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में। नाउ दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। और व्हेन वी रिप्रेजेंट दिस इक्विलिब्रियम इन द फॉर्म ऑफ दिस डबल एरो, द डबल हाफ एरो, इक्विलिब्रियम को आप कैसे दिखाएंगे, बाय रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ डबल हाफ एरो इंडिकेट दैट द प्रोसेस इन बोथ द डायरेक्शन। ये हमें ये बताएगा कि एक प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, लिक्विड टू वेपर्स, लिक्विड टू वेपर, और वेपर टू लिक्विड। नाउ द मिक्सचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, और जो इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो मिक्सचर होगा ना आपके पास, उस मिक्सचर को बोलेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर। उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड। अब वो कह रहा है इक्विलिब्रियम तो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं दोनों तरह के केसेस में, फिजिकल एंड और किसमें, केमिकल रिएक्शन में। हम किसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन में। नाउ द रिएक्शंस मे बी फास्ट, द रिएक्शन मे बी फास्ट, ठीक है, और स्लो। आपकी रिएक्शन फास्ट भी हो सकती है, आपकी रिएक्शन स्लो भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। कि कोई रिएक्शन फास्ट होगी या कोई रिएक्शन स्लो होगी, वो किस पे डिपेंड करती है कि आपने किस कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया है और रिएक्टेंट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, इतनी फास्ट होती है कि ऑन द स्पॉट हो जाती है, बट सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो, वी कांट बी ऑब्जर्व अंडर आर नॉर्मल कंडीशन में, उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं, है ना। सो वो किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन कैसी है, उस रिएक्शन को करने की कंडीशन कैसी है और रिएक्टेंट कैसा है। व्हेन द रिएक्टेंट इन द क्लोज्ड वेसल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रिएक्ट,
अब हमेशा ये आप बात याद रखना बच्चे कि जब भी कोई इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कोई रिएक्शन करेंगे तो वो हमेशा किस में होती है, क्लोज्ड वेसल में, क्योंकि क्लोज्ड वेसल में इक्विलिब्रियम आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा. व्हेन द रिएक्टर इन द क्लोज्ड वेसल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो वो रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या बताएंगे, प्रोडक्ट्स बताएंगे. नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग. ये तो बात ठीक है, आपके पास रिएक्टेंट था, आपने क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है. धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी. ठीक है ना. तो प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग while product concentration keep on increasing with time, which there is no change in the concentration. concentration में change नहीं आएगा किसकी, या तो reactant या product. now this is called dynamic equilibrium. उसको हम क्या बोलते हैं, dynamic equilibrium. and the rate of forward and the reverse reactions become equal. कि जो forward reaction है और बैकवर्ड रिएक्शन है वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं. अब आपसे अगर पूछा जाए भी ऐसे क्यों, नाउ इट इज ड्यू टू दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज दैट देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन द रिएक्शन मिक्सचर. वो डायनामिक इक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि जिस क्लोज कंटेनर में आप रिएक्शन कर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट की हो और चाहे वो प्रोडक्ट की हो, वो चेंज नहीं हो रही है, बोथ आर इक्वल. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ विच रिएक्शन प्रोसीड टू रीच, कि अगर हम देखें किस एक्सटेंट तक कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, कहाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम तक, तो हम उसको क्लासीफाई 3 ग्रुप्स में करते हैं. These can be classified into 3 groups. तो फर्स्ट रिएक्शन, भाई इक्विलिब्रियम के बेसिस पे देखें, एक तो बड़ी जल्दी रिएक्शन हो गई है ना, और एक बहुत देर से रिएक्शन हुई, और एक मॉडरेटली है जो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती. ठीक है. अब इसमें फर्स्ट देखा द रिएक्शन डेट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन, कि वे रिएक्शन जो क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती है. क्यों, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, और जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट बहुत कम होता है इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट. तो हम ऐसे केसेस में इट मे नॉट बी इवन पॉसिबल टू डिटेक्ट दिस एक्सपेरिमेंटली. हम इन तरह के केसेस में भी इक्विलिब्रियम को डिटेक्ट करना हमारा मुश्किल हो जाता है. सेकेंड, रिएक्शन जिसमें ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, यानी रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब रिएक्टेंट कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगी. इन कंडीशन में भी हम ज़रा डिफिकल्ट हो जाते हैं इक्विलिब्रियम को निकालना. एंड द मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन अनचेंज्ड एट इक्विलिब्रियम स्टेज. नाउ थर्ड कंडीशन, रिएक्शंस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल. भाई जिन रिएक्शन में कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की बिल्कुल कंपेरेबल होती है, वही सिस्टम आपका क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है. नाउ द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, किसी भी इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन की एक्सटेंट होती है वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है, कि उस रिएक्शन की कंडीशन क्या है. मीन्स वो रिएक्शन किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे, उसकी वॉल्यूम, उसका कंसंट्रेशन, ये क्या है. किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. भाई इस प्रेशर पे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आई है रिएक्शन, या इस टेम्परेचर पे, या इस कॉन्सेंट्रेशन पर. तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर, optimization of the operational condition, it is very important in the industry and the lab, so that equilibrium is favorable in the direction of the desired product. तो इक्विलिब्रियम इंडस्ट्रीज में भी, लैब में भी बड़ा ज़रूरी है ताकि हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल सके, है ना. तो नेक्स्ट, some important aspects of the equilibrium involving physical and the chemical property are dealt in this unit. तो बड़े इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, और बाद में हम आयनिक इक्विलिब्रियम देखेंगे, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ हियर नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम इन द फिजिकल प्रोसेसेस. इक्विलिब्रियम, अब हमें पता चला इक्विलिब्रियम, तो हमें से ये पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट. मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. और यहाँ से अब हमें ये देखना है कि यही कंडीशन हमने किस में देखनी है,
फिजिकल प्रोसेसेस में। ना फिजिकल कि सिर्फ स्टेट चेंज होगा किसी भी सब्सटेंस का, ना तो नई चीज़ें बनेगी, है ना, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, ओनली क्या चेंज होगा, स्टेट। नाउ हियर इफ वी सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम आर बेटर अंडरस्टूड। अगर हम एग्जामिन करें किसी फिजिकल प्रोसेसेस को तो सम फेमिलियर एग्जाम, द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल्स आर द फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस। जो मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल्स जो हम देखते हैं वो कौन से हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस। तो हेयर सम एग्जाम्पल्स इज सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड, and solid to gas and gas to directly to liquid. तो firstly before studying we just remind that what are these. now solid किस में जा रहा है, liquid में, तो हम melting कर रहे हैं, solid किस में जा रहा है, liquid में, यानी हम क्या चीज़ कर रहे हैं, melting, और liquid किस में जा रहा है, solid में, यानी इसके साथ हम दूसरा प्रोसेस कौन सा करेंगे, हम फ्रीजिंग, क्योंकि लिक्विड की हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग। ना लिक्विड किस में जा रहा है, गैस में, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, बॉइलिंग। नाउ गैस किस में जा रही है, लिक्विड, यानी आप क्या करोगे, कंडेंसेशन। हेयर सॉलिड डायरेक्टली किस में जा रहा है, सब्लिमेशन, है ना। तो फर्स्ट आर इक्विलिब्रिया इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ना आइस एंड वाटर, हम क्या करते हैं बच्चे, जैसे हम है ना कहते हैं मिल्टन की बॉटल्स, है ना, जिसमें पानी डाल रखते हैं तो ठंडा रहता है, गर्म रखते हैं तो गर्म रहता है, क्योंकि वो परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क होती है, ठीक है। कैसी, जो परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क हो, इंसुलेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, ना सिस्टम यानी उस बॉटल से हीट बाहर जाए और ना ही उस बॉटल्स के अंदर कोई हीट आए, ठीक है, परफेक्टली इंसुलेशन, नो एनी ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो हमने क्या करा है, आइस एंड वाटर, हमने आइस भी लिया है और हमने थोड़ा वाटर भी लिया है, और उसको हमने किस में रखा है, इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क में। नाउ व्हाट इज इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी कंटेंट की और सराउंडिंग। हेयर द कंटेंट मीन सिस्टम, सिस्टम मीन्स जिसके अंदर हम काम करते हैं, जिस रिएक्शन पर हम काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम, और उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट क्या कहलाएगा, उसका सराउंडिंग। एट 273 केल्विन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड द सिस्टम शो इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग वो दिखाएगा कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर वी ऑब्जर्व दैट, आप उस जब आप उस आइस उस थर्मोफ्लास्क में देखोगे ना, आप थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद देखोगे तो उस थर्मोफ्लास्क में जितनी आपने आइस ले रखी थी ना और जितना आपने वाटर ले रखा था वो मास बिल्कुल इक्वल था, और जबकि होना ये चाहिए था कि लिक्विड का मास बढ़ना चाहिए था, क्योंकि आइस मेल्ट होती, आइस मेल्ट होएगी और वो किस में जाना चाहिए था, लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड का मास ज़्यादा दिखना चाहिए था, मिलना चाहिए था, लेकिन आइस का कम। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल आइस का और वाटर का मास बिल्कुल कैसा होता है, इक्वल। तो यहाँ से हमें पता चला कि वी ऑब्जर्व दैट मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विद टाइम एंड टेम्परेचर रीमेन्स कांस्टेंट। आइस आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें वाटर सॉलिड स्टेट में भी मिलता है और वाटर लिक्विड स्टेट में भी मिलता है। तो इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक, ठीक है ना, जब दोनों का मास इक्वल है इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो आ गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन वो स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। द इंटेंस एक्टिविटी, जो एक्टिविटी चल रही है वो हमें कहाँ पे दिखेगी, उस बाउंड्री पे दिखेगी, किसकी बाउंड्री के बीच में, आइस एंड वाटर की बाउंड्री के बीच में दिखेगी। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएं, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड, एक्चुअली में होता क्या है, सपोज लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आइस से कोलाइड करते हैं। जैसे ही लिक्विड के मॉलिक्यूल कुछ आइस के साथ कोलाइड करेंगे तो उसकी सरफेस पे स्टक होके रह जाएंगे। तो मीनवाइल कुछ पार्टिकल्स आइस से आते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, जब वो आइस से आएंगे
लिक्विड के अंदर जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे। तो इससे क्या होता है, जितने पार्टिकल आइस से लिक्विड में आए हैं उतने ही पार्टिकल लिक्विड से किस में चले जाएंगे, आइस में चले जाएंगे और वो स्टक हो जाएंगे। नो देयर इज अ इक्विलिब्रियम, किस किस के बिरियम में, वाटर और आइस के बीच में। तो मॉलिक्यूल फ्रॉम द लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करेंगे किसके साथ, आइस के साथ, और उसकी सरफेस पे अडेयर हो जाएंगे। अब कुछ मॉलिक्यूल्स आइस से बच के कहाँ आएंगे, लिक्विड फेस में। देयर विल बी नो चेंज ऑफ मास ऑफ आइस एंड वाटर, आइस और वाटर के मास में चेंज, क्योंकि जितने आइस के पार्टिकल्स लिक्विड में जा रहे थे तो उतने ही लिक्विड के पार्टिकल्स कहाँ आ रहे थे, आइस में आ रहे थे। एट द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम आइस टू वाटर और ऑफ द रिवर्स ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू आइस आर इक्वल, जितने ट्रांसफर हो रहे हैं ना आइस से पानी में, आइस से वाटर में, या वाटर टू आइस, वो बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन पे। तो इट इज़ ऑब्वियस, क्या ऑब्वियस हुआ कि आइस वाटर आर इन इक्विलिब्रियम ओनली एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे वो इक्विलिब्रियम रहेंगे। फॉर एनी सोर्स, फॉर एनी प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच, किसी भी प्योर सब्सटेंस और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। जैसे वाटर के केस में 0 डिग्री सेल्सियस है ना, solid and liquid phase are at equilibrium and now that is called the normal melting point, कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड फेस आपस में इक्विलिब्रियम में रहें तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो द सिस्टम हेयर इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड वी कैन इन्फो द फॉलोइंग, और हमें क्या चीज़ सीखी इसमें कि बोथ द प्रोसेसेस, कौन कौन से, इवेपोरेशन के और इसके सॉरी मेल्टिंग के और फ्रीजिंग, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेंगे और दोनों प्रोसेस में क्या होगा, रेट बिल्कुल इक्वल होगा। आइस से मॉलिक्यूल्स चाहे वाटर में आते हो, वाटर से मॉलिक्यूल चाहे आइस में रहते हो, तो इसलिए कंसंट्रेशन हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या रेट भी हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। नाउ हियर द सेकेंड इज लिक्विड vapor equilibrium. Now next is liquid vapor equilibrium. Now liquid equilibrium can be better understood. Now इस equilibrium को कैसे कंसीडर करें, क्योंकि देखो लिक्विड को वेपर फॉर्म में लेके जा रहे हो। Now लिक्विड जब आप वेपर फॉर्म में लेके जाओगे, टू प्रोसेसेस, लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड। जब लिक्विड वेपर स्टेट में जाएगा तो आप बॉईल करोगे, लिक्विड को उबाल रहे हो, वही बॉईल कर रहे हैं, और जब बैक करोगे तो क्या कर रहे हैं हम, कंडेंसेशन। और दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड चलेंगे और इन दोनों की रेट बिल्कुल इक्वल होगी। नो इस चीज़ को समझने के लिए हमने क्या करना है, एक सपोज वी आर टेकिंग अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स कैरिंग यू ट्यूब विद मर्करी मैनोमीटर, क्योंकि मैनोमीटर आपको क्या देगा, प्रेशर, क्योंकि अब लिक्विड बॉयल होएगा तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो उस वेपर प्रेशर को कैसे निकालेंगे, बाय कंबाइनिंग दैट कंटेनर इन विच वी विल डूइंग द रिएक्शन विद द मैनोमीटर, मैनोमीटर से कनेक्ट कर दो। नाउ अब जिस भी बीकर को आप, जिस भी कंटेनर के अंदर हम रिएक्शन करते हैं ना, उसके अंदर पहले क्या डाल देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड उसके अंदर डाल देते हैं, या फिर फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, या फिर क्या डाल देते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कुछ आर के लिए रख देते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, आफ्टर इस प्लेस फॉर फ्यू आवर्स। ऐसा क्यों, क्योंकि आफ्टर रिमूविंग द ड्राइंग, क्योंकि दीज आर द ड्राइंग एजेंट, क्योंकि उस बॉक्स में जितना भी वाटर वेपर होगा कैल्शियम क्लोराइड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। आपने KOH के बारे में भी सुना होगा, KOH एटमॉस्फेयर में जितनी CO2 होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आपने क्या करना है, उस कंटेनर में, जिस कंटेनर में आपने कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ था, अब उसको निकाल देना है, क्योंकि वो ड्राइंग कर दी, उस एयर में कोई वेपर्स नहीं है। ठीक है, नाउ वॉच, एक वॉच ग्लास, आपने क्या करना है, वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर इज क्विकली प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स। अब आपने एक पेट्री डिश, चाइना डिश, वॉच ग्लास कुछ भी मिल जाए तो उसके अंदर आपने वाटर डालकर क्विकली बॉक्स को इन उस मतलब उस बॉक्स के अंदर रखना है, टाइम नहीं लगाना, नहीं तो वाटर वेपर्स फिर चला जाएगा। नाउ इट विल बी ऑब्जर्व
दैट द मर्करी लेवल, तो ऑब्जर्व किया गया कि जो मर्करी लेवल, तो आप देखो कैसे एडजस्ट करेंगे, दिस इज योर कंटेनर, क्लोज कंटेनर, और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, 1 मैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चाइना डिश रखी, चाइना डिश के अंदर क्या रख दिया आपने, वाटर, वाटर इवेपोरेट होएगा, तो इवेपोरेट होएगा तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। पहले सपोज मरकरी का लेवल ये था, लेकिन जैसे जैसे वेपर्स बने तो वेपर से वेपर प्रेशर एग्जर्ट हुआ और मैनोमीटर का लेवल सपोज यहाँ आ गया, राइज हो गया प्रेशर, क्लियर। तो यहाँ से अब हम ये समझेंगे कि मैनोमीटर स्लोली फर्स्ट इट विल बी ऑब्जर्व दैट मर्करी लेवल इन द राइट लिम्ब, जो राइट लिम्ब में मर्करी था मैनोमीटर का स्लोली इंक्रीज कर रहा है, और स्लोली इंक्रीज करते करते एक टाइम ऐसा आया कि वो क्या हो गया कौन, क्योंकि प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर, एक टाइम ऐसा आएगा प्रेशर कैसा हो जाएगा कांस्टेंट, इसलिए मर्करी की रीडिंग भी क्या हो गई कांस्टेंट, एंड द प्रेशर इनसाइड द बॉक्स इंक्रीजेज एंड रीचिंग ए कांस्टेंट वैल्यू। अब उसकी मर्करी की रीडिंग कांस्टेंट हमें यह बता रही है कि जो उस कंटेनर के अंदर आपने चाइना डिश में वाटर रखा था वो भी क्या हो गया है, उसका वेपर प्रेशर भी कैसा हो गया है, कांस्टेंट। ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर, नाउ इट्स वॉल्यूम क्योंकि इवेपोरेट हो रहा है, ऑल्सो द वॉल्यूम वाटर इन द वॉच ग्लास डिक्रीजेज, उस क्योंकि उसका इवेपोरेशन भी तो हो गया ना, तो वो कम हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया कि सारा का सारा पानी इवेपोरेट होके चला जाता है, ठीक है। जब आप 100, क्योंकि पानी इवेपोरेशन, पानी का बॉइलिंग क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे देखोगे तो उस कंटेनर में आपको लिक्विड भी दिखेगा और क्या दिखा, गैस भी। तो इनिशियली देयर विल बी नो वाटर वेपर्स, क्योंकि आपने तो कैल्शियम क्लोराइड रख के उसको ड्राई कर दिया था, है ना। शुरू में देखा तो देयर विल बी नो वाटर वेपर इनसाइड द बॉक्स, एज वाटर इवेपोरेटेड द प्रेशर इन द बॉक्स इंक्रीज, जब वाटर इवेपोरेट होएगा प्रेशर बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ा, ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द गैसियस फेज इनसाइड द बॉक्स, एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन अब क्या हो गया, कांस्टेंट। सी दिस डायग्राम, हेयर फर्स्ट इज द क्लोज कंटेनर एंड you will taking the calcium chloride and this will attach with the manometer, now this one is the manometer. Now here see वाटर, अब धीरे धीरे पानी इवेपोरेट होएगा, इवेपोरेट होगा तो प्रेशर इसके ऊपर लगाएगा, मैनोमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, पहले दोनों का लेवल कांस्टेंट था, अब देखो लेवल राइट लिम्ब में इंक्रीज होने लग जाएगा। नाउ हाउएवर द रेट ऑफ इंक्रीज, जो ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज, ये बढ़ता जैसे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा लेकिन बाद में ये कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कंडेंसेशन भी साथ चल रहा है, क्योंकि जितना लिक्विड ऊपर जा रहा है वेपर फॉर्म में जा रहा है तो वेपर वापस से कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में भी आ रहे हैं। फाइनली अब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ना तो इवेपोरेशन होगा और ना ही कंडेंसेशन होगा, दिस इम्प्लाइज दैट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द गैसियस स्टेट, तो ये कहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना वाटर मॉलिक्यूल के, जो गैसियस स्टेट में होंगे और जो कितने होंगे लिक्विड स्टेट में होंगे, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और जब वो इक्वल होंगे तो हमें पता चला रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड, जब इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का गिवन टेम्परेचर पे, वही उसका क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर का पानी जब वेपर्स बन के जाता है तो वही वेपर जब अपने ही वाटर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर, जस्ट वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज, क्योंकि वेपर प्रेशर जैसे जैसे टेम्परेचर आएगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ज़्यादा ज़्यादा जो वेपर्स वाटर होते हैं वो किस में जाएंगे, वाटर वेपर्स में, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को किसके साथ करें, मिथाइल अल्कोहल के साथ, एसीटोन के साथ, ईथर्स के साथ, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, डिफरेंट लिक्विड के डिफरेंट वेपर प्रेशर होंगे। तो यहाँ से पता चला एक लिक्विड के ऊपर कांस्टेंट वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि एक्चुअली में अगर हम बॉइलिंग की डेफिनेशन देखें ना तो बॉइलिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी लिक्विड XYZ, कोई भी लिक्विड जब बॉयल होता है, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो लिक्विड बॉयल होता है। तो हर एक लिक्विड का अपना अपना वेपर प्रेशर है ना। सो लिक्विड हैव डिफरेंट वेपर, तो हमें पता चला कि एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है जिस पे कोई लिक्विड बॉयल होता है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जैसे इससे फर्स्ट केस में जब हमने कंडेंसेशन और वो उसका मेल्टिंग एंड
दिस फ्रीजिंग का केस देखा तो हमने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। क्या डिफरेंट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर एंड द लिक्विड विच हैव हायर, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बात तो ठीक है भाई, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका मतलब उसके बीच की बॉन्डिंग वीक है, जल्दी ब्रेक कर रही है, और जल्दी ब्रेक करेगी तो जल्दी जल्दी किस में जाएगी, वेपर फेस में, और वेपर फेस में जाएगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है। नाउ इफ वी एक्सपोज 3 वॉच ग्लास, हमने 3 वॉच ग्लास ले ली जिसमें हमने 1 ml एसीटोन डाला, एक में 1 ml इथाइल अल्कोहल डाला हुआ है, एक में 1 ml क्या डाला हुआ है, वाटर। आपने एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स के साथ वार्मर रूम में ऑब्जर्व करना है। तो क्या ऑब्जर्व करा आपने इन सब केसेस में कि लिक्विड इवेंचुअली डिसअपियर तो होएगा भाई, नेचुरली बात है, लिक्विड वेपर फॉर्म में तो जाएगा, लेकिन उनकी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिफरेंट थी। क्यों? कोई जल्दी इवेपोरेट होगा, कोई देर से। तो किन बातों पर, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करी ना, वो फैक्टर्स किन पर डिपेंड करा, एक आपने लिक्विड किसको, अब एक वाटर दे दो और एक हनी, वाटर तो बड़ी जल्दी इवेपोरेट होएगा, हनी देर में होएगा। अमाउंट ऑफ लिक्विड, एक आप एक ग्लास वाटर और एक बाल्टी वाटर, एक बकेट वाटर, दिक्कत हो जाएगी ना इवेपोरेशन में। एंड द टेम्परेचर, ठीक है। व्हेन द वॉच ग्लास इज ओपन टू द एटमोस्फियर, अब अगर आप एटमोस्फियर में छोड़ देंगे ना ऐसे ही क्लोज, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो क्लोज कंटेनर में आना है, अगर किसी लिक्विड को आप ओपन कंटेनर में रख देंगे तो इवेपोरेट तो फिर भी होएगा, लेकिन अब इवेपोरेशन के बाद पार्टिकल्स को ज़्यादा जगह मिल जाती है गैसेस फेस में जाने के लिए, तो जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है ना। When the watch glass is open to the atmosphere, rate of evaporation remains constant, but the molecule are dispersed into large volume of the room. ठीक है, लार्ज वॉल्यूम में बदल जाती है जिसकी वजह से रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, सी रेट ऑफ कंडेंसेशन वेपर टू लिक्विड स्टेट इज मच लेस, कंडेंसेशन कम हो जाएगा ना, और कंडेंसेशन कम हो गया किससे, इवेपोरेशन तो बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन कंडेंसेशन देर से होएगा, तो ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। तो किसी भी सिस्टम में अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो आपको क्या चाहिए, इट शुड बी इन द क्लोज्ड कंटेनर्स। नाउ वाटर एंड वाटर वेपर्स, अब हमें पता चला वाटर और वाटर वेपर्स इक्विलिब्रियम में हैं at atmospheric pressure that is 1.013 bar and 100 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, कहने का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.013, तो किसी भी एक लिक्विड के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर्स आर इक्विलिब्रियम, किसी भी लिक्विड के लिए कि जब वो बॉइलिंग को स्टार्ट करता है और जिस टेम्परेचर पे करता है और जिस प्रेशर पे उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक, वो उसका क्या कहलाएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। भाई जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के, वो उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट हमेशा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करती है, इसका मतलब एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, है ना। So student, I hope you understand the concept of this equilibrium in the solid liquid or liquid solid equilibrium. So I hope you understand that. Okay, bye bye.